हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतनी सिंह। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 12 होगा, जिसका नाम है ध्वनि। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ध्वनि क्या होती है, इसी के बारे में यहाँ पे हम आज जानेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर होने वाला है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है ध्वनि, इसी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और ध्वनि को उत्पन्न करने वाले कौन कौन से उपाय हैं, और फिर बात करेंगे ध्वनि उत्पन्न तो हो गई, तो ध्वनि संचरित कैसे होती है, यानी किस माध्यम में चलती है। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको ध्वनि क्या होती है। तो ध्वनि आपकी जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में चलती है, यानी संचरित का मतलब होता है चलती है। यानी अगर हम अब बात करें ध्वनि आती कहाँ से, तो ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ता है, और कार्य ही जो होता है वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ऊर्जा जो जाके क्या होती है, तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ध्वनि जो है एक ऊर्जा है, कैसे मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप याद रखिए कि ध्वनि एक ऊर्जा है और जो तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। और अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संकेत संवेदन उत्पन्न करती है। जो ध्वनि होती है वो हमें क्या करती है, कानों में सुनने के लिए क्या करती है, एक संवेदना उत्पन्न करती है, मतलब महसूस कराती है कि आप यहाँ कानों से सुनिए। तो ध्वनि एक प्रकार की संवेदन की वस्तु है, एक प्रकार से कह सकते हैं तरंग है। तीसरी बात, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। हमने कहा था ध्वनि ऊर्जा का रूप है, क्योंकि हम किसी न किसी वस्तु को ऊर्जा देते हैं तभी जाके वो ध्वनि के रूप में जाती है, और ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में ही कन्वर्ट होती है, जिससे हम क्या होते हैं, सुन सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला बात करें, ऊर्जा संरक्षण का नियम ध्वनि पर भी लागू होता है, यानी ध्वनि जो होती है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम पालन करती है। मतलब कहने का मतलब है कि जितनी ऊर्जा हमने पहले हमारे पास होगी उतनी ही ऊर्जा बाद में रहेगी, ऊर्जा संरक्षित रहेगी। इसमें होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु को ऊर्जा देते हैं तो वही ऊर्जा जाके उतनी ही ऊर्जा कहीं से अलग से नहीं आएगी, उतनी ही ऊर्जा जाके ध्वनि के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम यही कह सकते हैं कि जितनी हमने ऊर्जा दी थी उतनी ऊर्जा हमें वापस ध्वनि के रूप में मिल गई, और ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पे लागू हो जाता है। तो अगला पॉइंट है, ध्वनि का संचरण जो होता है तरंगों के रूप में होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ध्वनि जो संचरित होती है वो एक तरंगों के रूप में होती है। ठीक है, तो ये आपका ध्वनि का बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दिया। अब बात करेंगे कि ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ध्वनि का उत्पादन हम यहाँ पे समझते हैं। तो लिखा हुआ है कि ध्वनि का उत्पादन ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब वस्तु कंपन करती है, यानी कोई भी वस्तु ऐसी जो कंपन कर रही है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। जैसे आप एक चिमटा देखते हैं, आपने देखा होगा घर में होता है, चिमटा होता है। अगर आप चिमटे की पत्तियों को काफ़ी तेज़ी से एक दूसरे में लड़ाएं तो देखेंगे कि वो काफ़ी देरी तक कंपन करती हैं। तो उनके कंपन से जो यहाँ पे तरंगें उत्पन्न होती हैं वो आपकी ध्वनि होती हैं। ध्यान रखना क्या है कि आपने चिमटे को देखा होगा, आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं चिमटे को अगर आप काफ़ी तेज़ी से आपस में लड़ाएं तो वो क्या होंगे, थोड़ी देर तक कंपन करेंगे, और कंपन करने से जो वस्तु या जो तरंग पैदा होगी वो हमारी क्या होगी, ध्वनि होगी। तो ठीक है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं ध्वनि क्या होती है। फिर अगली बात करते हैं, किसी वस्तु को कंपित करके ध्वनि पैदा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा किसी बाह्य स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अब यहीं पर वही बात लिखी जो मैंने आपको अभी समझाई थी कि अब किसी भी वस्तु को अगर कंपित कराना है और कंपित करा के उसमें ध्वनि पैदा करना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें आवश्यक ऊर्जा की जरूरत होगी, यानी कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य कहाँ से होगा, बाहर से। अब जैसे चिमटा था, चिमटे को तेजी से क्या करना है, आपस में टक्कर कराना है, टक्कर कराने पर क्या होगा, वो कंपित होगा। अब वो तो तब क्या होगा, वो तरंगों के रूप में ध्वनि देगा। अब उसको चिमटे को टकराने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। अब मान लीजिए जब चिमटा है, हमने अपने हाथ से इसको कंपन कराया, काफ़ी तेजी से टकराया, तब जाके वो कंपन हुआ ना, तो हमने कुछ ना कुछ अपने हाथ से कार्य किया, और जो हम अपने हाथ से कार्य करेंगे वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में कार्य होगा, और यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जो हम कार्य करेंगे वह चिमटा होगा, उसमें तरंगों के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा, और तरंगों में भी एक प्रकार की ऊर्जा बन जाएगी। तो हमने हाथ से जो कार्य करके चिमटे में कंपन पैदा किया वो एक ऊर्जा जाके कन्वर्ट हो गई तरंगों के रूप में। तो ध्वनि में जो ऊर्जा होती है वो बाहर किसी आवरण से क्या कर जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, एक तबला है या कोई ड्रम है कि जो तनित झिल्ली पर आप हाथ से मारकर कंपन करते हैं जिससे ध्वनि पैदा होती है। तो देख लीजिए, जो तबला होता है उसमें आप क्या करते हैं, हाथ से मारते हैं तभी जाके तो वो कंपन करता है। तो आपने जो हाथ से मारकर जो ऊर्जा दी वो ऊर्जा का एक रूप है, बाद में वो कंपन करने लगता है, कंपन करने के बाद उसमें तरंगे आ जाती हैं, यानी ध्वनि तरंगे आ जाती हैं, तो वो ध्वनि तरंगे ऊर्जा का जो होगा वो दूसरा रूप होगा। तो ये इस प्रकार से ध्वनि का उत्पादन होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि ध्वनि उत्पादन करने वाले हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो ध्वनि उत्पादन करने वाले तरीकों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, आप भी अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे आपने कभी पानी में पत्थर फेंका होगा तो देखा होगा उसके चारों तरफ तरंगे बन गई होंगी, तो भी एक तरंग उत्पन्न करने का तरीका है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे ध्वनि तरंग उत्पन्न करने की। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कंपन करते तंतु से, यानी सितार जो होता है, सितार में आप देखा है डोरी की टाइप का होता है, अगर आप उसको तेजी से टक्कर मारेंगे तो उसमें भी आपके क्या होंगे, कंपन होंगे, और वहाँ पर भी आपकी तरंगे उत्पन्न होंगी जो कि आपकी ध्वनि तरंगे होंगी। दूसरा है कंपन करती वायु से।
बांसुरी, यानी वायु से कैसे हम कंपन कर सकते हैं? बांसुरी में देखा है, बांसुरी में हम काफ़ी तेज़ी से हवा भरते हैं तो जाके उसमें आवाज़ आती है। तो हमने किससे कंपन कराया? हमने वायु को क्या किया? वायु से हमने कंपन कराया है। ठीक है, बांसुरी आप देखते हैं कि उसमें ध्वनि आती है। ध्वनि किससे आती है? जब हम वायु से इसे फूंकते हैं, तो यानी वायु के द्वारा हम जो कंपन कराते हैं वो किस में होता है? बांसुरी में होता है। ठीक है, तीसरा लिखा है कंपन करती तनित झिल्ली से, जैसे तबला है, ड्रम है, उसमें काफ़ी झिल्लियाँ होती है तनी हुई, आप उसमें क्या करते हैं? हाथ से उसे बजाते हैं तो उसमें कंपन होता है, तब वो बजता है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे? तबले और ड्रम के द्वारा भी कुछ कंपन कराया है, तो उससे भी हम उत्पन्न कर सकते हैं। चौथा लिखा है कंपन करती प्लेटों से, साइकिल की घंटी। साइकिल की घंटी जाके उसमें आप बटन से तेजी से दबाते हैं तो उसमें भी हमने कुछ कार्य किया, तब जाके वो बजती है। तो उसमें भी हमने कहीं ना कहीं कंपन कराया, उनकी प्लेटों के बीच में हमने टक्कर करा के। तो साइकिल की घंटी से भी हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। वस्तुओं से घर्षण द्वारा, यानी दो वस्तुओं को आपस में काफ़ी तेजी से टक्कर कराएं या घर्षण करें तो भी उसमें ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अगला है वस्तुओं को खुरच कर या रगड़ कर। अगर हम दो वस्तुओं को यहाँ पे काफ़ी तेजी से रगड़ें तो भी वहाँ पर थोड़ी सी ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ये कुछ तरीके हैं ध्वनि उत्पन्न करने के, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करेंगे जो ध्वनि उत्पन्न हुई है वो हमारे, मान लेते हैं कहीं दूर पर ध्वनि उत्पन्न हुई है, वो हमारे कानों तक कैसे पहुंच जाती है? आखिर मान लेते हैं जैसे यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न करी गई है और हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हमारे कानों तक ये ध्वनि कैसे आ जाती है? तो उसके लिए कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए होगा। तो वही हम बात करेंगे कि ध्वनि के चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम होगा, और वो माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और किस माध्यम में ध्वनि काफ़ी तीव्रता से चलती है इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं ध्वनि के संचरण के लिए कौन सा माध्यम जरूरी है। तो चलते हैं बात करते हैं ध्वनि के संचरण के लिए, यानी ध्वनि कैसे संचरित होती है। तो यहाँ पे लिखा है वह पदार्थ जिसमें से होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। तो जिस भी पदार्थ में से होकर ध्वनि आगे बढ़ती जाती है ताकि हमारे कानों तक पहुँच सके, उसे हम क्या कहेंगे? माध्यम होगा। और माध्यम हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। यानी या तो ध्वनि हमारी ठोस में संचरित होगी, या तो हमारी ध्वनि गैस में संचरित होगी, या तो हमारी ध्वनि किस में होगी? द्रव में संचरित होगी। तो हमारे पास तीन ही तरीके हैं यहाँ पे, ठोस, द्रव, गैस, जिनके माध्यम से ध्वनि आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे लिखा है जब एक वस्तु कंपन करती है, जब वस्तु कंपन करती है तो उसके आसपास क्या होगा? तो उसके आसपास के कुछ वायु के कण भी जो होंगे बिल्कुल वस्तु की तरह ही क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। और यही कण जो होते हैं और अपनी असंतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं, यानी जो कण होंगे वो अपनी जगह से क्या हो जाएंगे? विस्थापित हो जाएंगे, यानी आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अब ध्यान रखना कि जो वस्तु कंपन करती है वो वस्तु आगे नहीं बढ़ती है, वो सिर्फ क्या करती है? अपने आसपास के जो वायु के कण होंगे उनको आगे बढ़ाती है, और जो वायु के कण होंगे वो अपने आगे वाली कणों को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा है, ये कंपनमान जो वायु के कण हैं जो कि कंपन करने की वजह से आसपास के कण कंपन करने लगे थे, कण है अपने आसपास के वायु के कणों पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, और बल लगाकर क्या करते हैं? उनको भी आगे की ओर क्या करते हैं? ले जाते हैं। अतः वे कण भी अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं। जो कण आसपास रुके हुए थे वो भी विस्थापित हो जाएंगे और वो भी आगे की ओर क्या करेंगे? कंपन कर लेते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक जो कण होंगे वो हमारे कानों तक न पहुँचे, यानी जो ध्वनि होगी हमारे कानों तक न पहुँचे। तो इस प्रकार से संचरण ध्वनि का होता है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए देखिए ये हमारे पास एक चिमटा है, ठीक है, चिमटे से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ। अभी चिमटे को मैंने क्या किया? आपस में इनको क्या किया? घर्षण कराया। तो यहाँ पर क्या हुआ? कुछ ना कुछ कंपन हुआ, इस प्रकार से कंपन होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कान है, ठीक है, तो ये जैसे कंपन कर रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ वायु के कण होंगे। तो जो इस चिमटे के पास कण होंगे वायु के, वो भी क्या करने लगेंगे? कंपन करने लगेंगे। और कंपन करने की वजह से क्या होंगे? ये विस्थापित होंगे, और विस्थापित होंगे तो कुछ कण आगे भी ऐसे पड़े होंगे, ये भी तो कुछ प्रकार से आगे इस प्रकार से कण होंगे क्योंकि विरामावस्था में होंगे। तो ये जो कण होंगे इन कणों के ऊपर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। तो ये कण आगे बढ़ेंगे, ये भी विस्थापित हो जाएंगे। फिर ये कण जब आगे बढ़ेंगे आगे वाले कणों पर बल लगाएंगे, फिर जो आगे बढ़ेंगे वो फिर से आगे वाले पर बल लगाएंगे, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक ध्वनि हमारे कान तक नहीं पहुँच जाती। तो इसमें कोई कंपन करती हुई वस्तु नहीं जाती है। यहाँ पे क्या होता है? माध्यम के जो कण होंगे वो एक कण को दूसरे कण पर क्या करते हैं? बल लगाते हैं, और फिर अगला कण अगले कण पर बल लगाता है। इस प्रकार से कण जाकर आगे पहुंचते हैं और उस तरंगों के रूप में उसको आगे पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे संचरण होता है। और अब बता दें कि ध्वनि का संचरण सबसे अच्छा उसमें होगा जिसमें माध्यम के कण पास पास होंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा कण पास पास होंगे उतना ही ज़्यादा तो टक्कर मारेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो माध्यम के कण होते हैं वो पास होते हैं ठोस में। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि का संचरण किस में होगा? ठोस में होगा। उसके बाद जो कण होते हैं पास पास तो वो होते हैं द्रव के। तो उसके बाद जो ध्वनि का संचरण होगा वो किस में होगा? द्रव में होगा। और सबसे कण जो दूर दूर होते हैं वो गैस में होते हैं। तो सबसे कम जो ध्वनि का संचरण होगा स्पीड से वो किस में होगा? गैस में होगा। तो आपसे पूछा जाए तो ध्वनि का संचरण सबसे ज़्यादा तीव्रता से किस में होगा? तो उसमें होगा जिसमें माध्यम के कण
कण क्या होंगे, पास पास होंगे, यानी ठोस में सबसे ज़्यादा तीव्रता से ध्वनि के कण कंपन करेंगे और आगे तीव्रता से बढ़ेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो वस्तु कंपन करती है वो आगे नहीं जाती है, वो क्या करती है, अपने आसपास के वायु के कणों को कंपित कर देती है और वो वायु के कण क्या करते हैं, अन्य वायु के कणों पर बल लगाते हैं और तब तक बल लगाते जाते हैं आगे तक जब तक वो किसी के कान तक ना पहुंच जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे संचरण हो चुका है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है और नोट्स बना लेना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।